नमस्कार। आप सभी का भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में तहे दिल से स्वागत है। बड़ी प्रशंसा है आप लोगों की संख्या देखकर। आप मेरा ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसके लिए आप इतने इंटरेस्टेड हैं। तो आज हम कक्षा एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के विषय शिक्षा के दार्शनिक आधार विषय के अंतर्गत मानव अधिकारों को बनाए रखने में शिक्षा की भूमिका, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय 2005 से शिक्षा के क्षेत्र में नामी है और मेरी भी इसमें अहम भूमिका है। डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, आपके सामने ये एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत है। मानव अधिकारों को बनाए रखने में शिक्षा की भूमिका, यानी मानव को अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन इनको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित बनाए रखने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है। आप जानते हो कि बिना ज्ञान के, शिक्षा क्या है? ज्ञान। बिना ज्ञान के तो किसी भी चीज को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। इस प्रकार शिक्षा जो है वो मानव अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनमें जागरूकता बढ़ाती है, पूर्वाग्रहों की जो समस्या होती है, चुनौती होती है या संशय होता है, उन सबको समाप्त करती है। उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है। हर मानव को अपने अधिकारों को पहचानने की, जानने की, समझने की सोच उत्पन्न करती है। अपने अधिकारों के प्रति उनको सक्षम बनाती है। शिक्षा के माध्यम से हम एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण कर पाते हैं। समावेशी समाज से यह मतलब है समाज में सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हों, चाहे किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो आर्थिक स्थिति से या किसी भी शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़ा हुआ हो या वो दिव्यांगता के हिसाब से वो नागरिक है। इसलिए नागरिकों के अधिकार समान होते हैं। तो समावेशी समाज का निर्माण कब होगा? जब सभी नागरिकों को समान समझा जाता है, अर्थात सभी को समान अधिकार का प्राप्ति हो सके। क्योंकि संविधान ने या राष्ट्र के द्वारा या सरकार के द्वारा या हमारे जो संविधान बनाया गया है उसके अनुसार तो सभी नागरिकों को, जो जिसके पास भारतीय राष्ट्रीयता है वो भारत का नागरिक है, उन सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। अब केवल शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो हमको जागरूक बनाता है, सभी नागरिकों को जागरूक बनाता है, वो अपने अधिकारों को ठीक से प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा है मानव अधिकार है क्या। इसका एक संक्षिप्त परिचय के रूप में हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, वही मानव का अधिकार है। मानव अधिकार में वे मूल अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों के लिए जन्म से ही निहित हैं। क्योंकि ये नहीं है कि बड़ा होने पर वो नागरिक बना। भारत राष्ट्र में जो भी जन्म लेता है मनुष्य, वो भारत का नागरिक कहलाता है। उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाती है। जो युगादियों से भारत में रहते आ रहे हैं उन लोगों की संतान भारत की नागरिकी कहलाती है। तो इस प्रकार से सभी मनुष्यों के लिए जन्म से ही ये अधिकार निहित होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, राष्ट्रीयता या धर्म के बावजूद सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि हर धर्म के को मानने वालों के लिए अलग नागरिकता है या मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है या किसी जाति विशेष के लिए अलग से कोई अधिकार है। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। ये मूल अधिकारों में निहित है। अब इनको प्राप्त करना, इनको जानना, उनके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होना, ये सब शिक्षा के माध्यम से हमको हो पाता है। दूसरा है, इनको कभी अविभाज्य नहीं कह सकता, यानी ये अधिकार अविभाज्य हैं, किसी से भी छीने नहीं जा सकते। जैसे ये नहीं किसी की छीन लाए, जेब काट लाए या खुशा लाए या एक दूसरे को ताकतवर व्यक्ति से ने उस पर छीन लिया, उसको अविभाज्य है, उसको भाज्य नहीं किया सकता। इससे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। हर व्यक्ति, हर नागरिक को जीवन जीने का एक स्वतंत्र अधिकार है। वो अपने हिसाब से कैसे भी जिए, उसके विवेक के आधार पर वो
अपनी आजीविका चला सकता है, पढ़ाई कर सकता है, कहीं भी कोई भी संपत्ति वगैरह खरीद सकता है, बेच सकता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। ये अधिकार नागरिकों को दिया गया है। सबको समानता का अधिकार है, इसीलिए इसे समानता के अधिकार में भी शामिल किया गया है। तीसरा है सार्वभौमिक। सार्वभौमिकता का मतलब होता है सभी जगह, पूरे भारतवर्ष में, पूरे राष्ट्र में सबको समानता है। इसका अर्थ यही है कि दुनिया भर के सभी लोगों पर ये लागू होते हैं। क्योंकि अब ये बात क्यों कही गई कि दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हैं? क्योंकि मानव अधिकार केवल भारत में नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र में मानव अधिकार दिए गए हैं, जिससे हम यूएनओ के माध्यम से उनको पूरा करते हैं। मानव अधिकार अगर किसी देश में भी, दूसरे राष्ट्र में भी अगर मानव पर कोई मान लीजिए समस्या या कोई भी परेशानी या उनका किसी भी प्रकार का आर्थिक, मानसिक या शारीरिक शोषण अगर होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक संघ बनाया गया है और उसमें उनके द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। इन अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति और सरकार का कर्तव्य होता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी सभी देशों के लिए जो सदस्य राष्ट्र कहलाते हैं, लगभग 192 सदस्य हैं, तो उनके लिए वहाँ के देश की या राष्ट्र की सरकारों के लिए ये कहा गया है कि आप उनके अधिकारों की रक्षा करें। अगला है शिक्षा का महत्व। अब शिक्षा का महत्व मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सबसे बड़ा महत्व जो है वो क्या है? मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। जागरूकता कैसे बढ़ती है? क्योंकि जब शिक्षा मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है तो इसका कैसे बढ़ेगी, ये इसको हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करें खुलकर कि भाई जब विवेक होगा, बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, बिना ज्ञान की जागरूकता नहीं आती है। जब किसी के बारे में हम जानते ही नहीं है तो उस कार्य को कैसे करें? जिस रास्ते को हम जानते ही नहीं है उस रास्ते को हम कैसे चलेंगे? और जिस रास्ते को हम पहले से जानते हैं या रास्ते के बारे में हमको अनुभव हो गया है या ज्ञान हो गया है तो हम उस रास्ते को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे मानव अधिकार हैं, हमको यही पता नहीं हमारे अधिकार क्या हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो रास्ता या वो अधिकार या वो पावर या वो जो भी समस्या है उसके लिए जागरूकता शिक्षा करती है। शिक्षा के द्वारा हम हमारे अधिकारों को जान पाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सरकार की, राष्ट्र की कई योजनाएं आती हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं या नहीं समझ पाते हैं, और जो समझदार होते हैं, जिनके पास ज्ञान है या शिक्षा है, वो उन योजनाओं का लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार से मानव अधिकारों का लाभ उठाने के लिए, उनके प्रति जागरूक बनाने के प्रति शिक्षा की अहम भूमिका है। यह लोगों को उनके अधिकारों और दूसरों के अधिकारों के बारे में जानकारी देती है। दूसरा है समझ। शिक्षा की दूसरी जो भूमिका है वो है समझ उत्पन्न करना। शिक्षा लोगों के मानव अधिकारों के महत्व को समझने में मदद करती है। वे जान पाते हैं कि ये अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको पता तो हो कि भाई मेरे क्या अधिकार है और इसका क्या महत्व है। आज बहुत से लोगों को ये पता नहीं भाई उनकी संपत्ति है, उसका क्या अधिकार है, उनको क्या नहीं है, कोई छीन तो नहीं लेगा या कोई उस पर कब्जा तो नहीं कर लेगा, या कोई मान लीजिए दबदबेदार व्यक्ति हो वो छीन तो नहीं लेगा। इस सबको अपनी संपत्ति का जैसे अधिकार होता है, लेकिन समझ होने की बात है किसको क्या अधिकार है। जैसे सबको पढ़ने का अधिकार दिया सरकार ने प्रत्येक नागरिक को, तो किसी के पास पैसा नहीं है, आर्थिक और उसको पता ही नहीं है, तो ये समझ कौन उत्पन्न करती है? शिक्षा करती है। आज आप बड़े से बड़े पाठ्यक्रम कोई करो, जैसे मान लो MBBS करो, BMS करो, इंजीनियरिंग करो, जो भी है, लॉ करो, उन सब के लिए सरकार द्वारा या राष्ट्र द्वारा एक शिक्षा का लोन दिया जाता है। तो ये सब क्या है? समझ की बात है। ये किससे आती है? शिक्षा से आती है। तो ये हमें समझ उत्पन्न करती है। आज के टाइम में किसी भी विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी पाठ्यक्रम में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। सरकार या राष्ट्र हमारे एक नागरिकता के अधिकार के रूप में पूरी मदद करती है। ये समझ हमको किससे आती है? शिक्षा से आती है। अगला है सम्मान। शिक्षा के द्वारा ही मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा मिलता है। अगर शिक्षा नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तो उसके प्रति सम्मान प्राप्त करने में हमको दुविधा होती है। लोग दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीखते हैं। तो ये शिक्षा की एक जागरूकता का उपाय है। अगला आता अपना शिक्षा के माध्यम से पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को चुनौती देना। जैसा कि सब जानते हैं कि अधिकांश नागरिक या मानव या विद्यार्थी या शिक्षार्थी या प्रशिक्षणार्थी पूर्वाग्रह रहते हैं, रूढ़ियों के आधार पर चलते रहते हैं। ये एक समस्या का विषय है, एक चुनौती के रूप में होता है।
तो इसमें भी शिक्षा की अहम भूमिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हमको समानता देती है, शिक्षा समानता सिखाती है। शिक्षा पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को चुनौती देकर समानता को बढ़ावा देती है। यह लोगों को निष्पक्ष और न्याय संगत बनने के लिए प्रेरित करती है कि भाई सभी के साथ समान न्याय हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, जाति से, धर्म से, किसी भौगोलिक परिस्थिति से, किसी भौगोलिक क्षेत्र का हो। उन सभी नागरिकों को निष्पक्ष रूप से न्याय संगत बनाने के लिए शिक्षा प्रेरित करती है। दूसरा है संवाद, जिसे हम अंग्रेजी में डायलॉग भी बोलते हैं। संवाद विधि, यह महाभारत में आपने देखा संवाद विधि के माध्यम से ही अर्जुन को कृष्ण के द्वारा समझाया गया था। तो संवाद से, अब संवाद कहाँ से आएगा? शिक्षा से आएगा, ज्ञान से आएगा। एक तरह से इसको विधि भी कहते हैं, मेथड। तो संवाद विधि के माध्यम से, संवाद के द्वारा शिक्षा लोगों को दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। कोई क्या सोच है दूसरों की, क्या समझते हैं, क्या विचार रखते हैं, इन सबको संवाद के द्वारा ही समझने में मदद मिलती है। ये संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। अगला है एकता। शिक्षा से ही जो अगली चुनौती है एकता की, जो धर्म में, जाति में, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से या भाषा के आधार से एक दूसरे को अलग मानते हैं या अलग समझते हैं, उस चुनौती को ये खत्म करती है और एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। ये हमें शिक्षा से हासिल हो पाता है। तो इस प्रकार शिक्षा लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सामाजिक न्याय और समावेश को बढ़ावा देती है। जैसा हम करंट में एक इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अभी प्रयाग में महाकुंभ लगा, तो वहाँ आपने देखा हर क्षेत्र से, राष्ट्र क्या पूरे विश्व के क्षेत्रों से लोगों ने, यानी नागरिकों ने स्नान किया। सबने एक साथ स्नान किया, एक साथ उठे बैठे, एक साथ खाया पिया, एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे की जानकारियाँ हासिल हुई। तो ये सब क्या है, किससे हो पाया? शिक्षा से हो पाया। तो आज के टाइम में शिक्षा ने ये कार्य बड़ी तीव्र गति से बढ़ाया है और लोगों की सोच को बदला है। लोग एक साथ काम करने लगे हैं, एक साथ रहने लगे हैं, एक साथ एक दूसरे की बातचीतों को समझने लगे हैं। तो ये एकता का कार्य जो किया है वो शिक्षा ने किया है। इससे मानव अधिकारों पर और भी अच्छी छवि बनी है। सामाजिक न्याय और समावेश को बढ़ावा मिला, यानी सभी को समान समझाता है, सभी को समान रूप से सारे अधिकार दिए जाते हैं। अगला आता है अपना मानव अधिकार शिक्षा के लिए प्रभावी शिक्षण विधियाँ। मानव अधिकार शिक्षा भी एक शिक्षा का भाग है। इसमें पहला आता है अपना विधि के रूप में अपन अपनाया तो चर्चा, क्योंकि कोई भी कार्य जब तक सफल नहीं होगा या जानकारी नहीं होगी जब तक उस पर चर्चा नहीं हो। ये चर्चा एक तरह से हम संगोष्ठी का भी रूप इसे मान सकते हैं और दल शिक्षण का रूप भी इसको मान सकते हैं, या निर्देशन या परामर्श के रूप में भी इसको मान सकते हैं। तो ये सब शिक्षा से ही हो पाता है। तो चर्चा के अंतर्गत आता मानव अधिकारों पर ही चर्चाएं की जाएं, जैसे संगोष्ठी हो या कोई भी हो जिसे सेमिनार कहते हैं, वो केवल मानव अधिकारों पर ही हो, तो इससे मानव अपने अधिकारों को जान पाएंगे। तो इस प्रकार मानव अधिकारों पर चर्चा आयोजित करें, छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा आता है गतिविधियाँ। जब तक उस पर गतिविधि नहीं होगी, एक्टिविटीज ही नहीं होगी, कार्य ही नहीं होगा, उसमें हम वर्कशॉप भी ले सकते हैं और भी चीज़ें ले सकते हैं, प्रयोग भी ले सकते हैं। तो इनमें मानवाधिकारों पर आधारित गतिविधियों का आयोजन करना होता है। भूमिका निर्वाह और वाद विवाद जैसी गतिविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी मानव अधिकार पर या मानव अधिकार शिक्षा पर छात्राओं के बीच में, शिक्षार्थियों के बीच में, प्रशिक्षणार्थियों के बीच में आपस में वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं करवाई जानी चाहिए, जिससे सबको ठीक से स्पष्ट हो सके मानव अधिकार है क्या चीज़। इसके अलावा तीसरा हम रूप में विधि के रूप में इसको काम में लें तो वह है अध्ययन। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में स्वाध्याय नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। अब वो अध्ययन के अंतर्गत क्या है, हमें हर क्षेत्र में एक केस स्टडी करनी पड़ती है, जिसे व्यक्तिगत अध्ययन भी कहा जाता है। तो मानव अधिकारों से संबंधित केस स्टडी का अध्ययन करें, जिससे उस मानव के बारे में सब कुछ पता लग जाए। जिस प्रकार से एक डॉक्टर एक पेशेंट का यानी एक मरीज का केस स्टडी करता है, उसी प्रकार से मानव अधिकारों से संबंधित केस स्टडी की जाती है। छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों का विश्लेषण करने में मदद मिलती है।
अब बात आती है केस स्टडी मानव अधिकार शिक्षा के सफल कार्यक्रम में किस प्रकार से लाभकारी है। पहला कदम आता है इसके अंतर्गत कार्यक्रम का उद्देश्य मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भाई मानव अधिकारों में अगर जागरूकता बढ़ेगी तो अपने आप ही मानव अधिकार जो है, मानव के अधिकारों को एक गति लगेगी। दूसरा आता है अगला कदम, इस कार्यक्रम ने छात्रों को सक्रिय नागरिक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। जब सक्रिय होंगे नागरिक तो उससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, नागरिक भी सुदृढ़ होगा, नागरिक अपने आप में एक स्वतंत्र होगा और निर्भय होगा, शक्तिशाली होगा, साहसी बनेगा, पराक्रमी बनेगा। इन कार्यक्रमों से ये होता है, क्योंकि जब सक्रिय बन गया तो ये सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे उसमें। साहसी के सक्रिय बनने पर पराक्रमी होगा, योग्य होगा, अद्वितीय होगा। अगला चरण आता है इसका, जिसे हम अंतिम कदम कह सकते हैं, कार्यक्रम से छात्रों में सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है। जैसा कि मैंने पहले भी अब बताया आपको अभी भी कि सामाजिक न्याय से मतलब है कि सामाजिक रूप से सभी को समान न्याय मिले, अर्थात उसके प्रति प्रतिबद्धता बढ़े। आज हर नागरिक सामाजिक न्याय के हिसाब से समान है और उनमें प्रतिबद्धता बढ़ रही है, अर्थात वो अपने अधिकारों का पूर्ण रूपेण प्राप्ति कर रहा है। अब आती हैं चुनौतियां और समाधान। जो हमारी समस्याएं उनका समाधान कैसे होता है, ये मानव अधिकार शिक्षा को आगे बढ़ाना होता है। अर्थात चुनौतियां और समाधान, ये मानव अधिकार शिक्षा को आगे बढ़ाना। पहला है संसाधनों की कमी। भाई जो चुनौतियां हैं हमारे मानव अधिकार शिक्षा को आगे बढ़ाने में, वो है संसाधनों की कमी। चाहे वो यातायात के संसाधन हो, चाहे वो जल परिवहन हो, नभ परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो। तो ये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी या कस्बे तक ये सबकी सुविधा सब जगह समान नहीं है। जहाँ बड़े शहर हैं या महानगर हैं वहाँ पर तो ये सारी सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन कस्बा, ढाणी या गांव में तो ये सारे संसाधनों की कमी होती है। अब संसाधन वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक संसाधन, एक मानव संसाधन। अब ना ही तो भौतिक संसाधन पूर्ण है, ना ही मानव संसाधन नहीं मिल पाते हैं। जैसे गाँव ढाणियों में तो विद्यालय चलाने के लिए मानव संसाधन की कमी है, टीचर ही नहीं मिल पाते हैं, वहाँ पर लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं। जैसे कई पिछड़े जो राष्ट्र हैं या राज्य हैं या गांव ढाणी हैं, वहाँ पर मानव संसाधन की कमी होती है। मानव संसाधन को ये के प्रकार किसी तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार करके हम पूरा भी करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण, यानी शिक्षक तो मिल जाते हैं लेकिन प्रशिक्षित नहीं होते हैं। तो जितनी अच्छी टीचिंग होगी वो जो होगी वो प्रशिक्षित टीचर के द्वारा ही हो सकती है। तो एक ये भी हमारी एक समस्या है मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने में। तीसरा पाठ्यक्रम का विकास। पाठ्यक्रम का जिस गति से विकास होना चाहिए अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में, तो वो भी कई जगह कम माना जाता है। सभी पूरे विश्व में पाठ्यक्रम का विकास समान रूप से नहीं है। कहीं टेक्नोलॉजी बहुत आगे, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे। उसकी दृष्टि में अगर भारत की तुलना की जाए तो भारत में ये पाठ्यक्रम की अभी इतनी विकास नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार मानव अधिकार शिक्षा को आगे बढ़ाने में कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को हम शिक्षा के माध्यम से ही पूर्ण कर सकते हैं या उनसे का हल निकाल सकते हैं या समाधान कर सकते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें संसाधनों का निवेश करना होगा, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा, पाठ्यक्रम को विकसित करना होगा। हालांकि इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य हो रहा है। जैसे NCT एक सरकार का एक निवेश है या उपक्रम है, इसके द्वारा प्रशिक्षण कॉलेजों को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है और पाठ्यक्रम भी बड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रयास पूरा रहता है। अब ये सब किससे हो पाया? शिक्षा से हो पाया। इन चुनौतियों का मुकाबला NCT के माध्यम से या जैसे NAAC जैसी एक उपक्रम है, उसमें विद्यालय, महाविद्यालयों और इनकी जो जागरूकता आई है वो इन्हीं के निर्देशन से आई है। तो इस प्रकार से शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा, पाठ्यक्रम को विकसित करना होगा, नए नए पाठ्यक्रम लाने होंगे। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि मानव अधिकारों के भविष्य के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात शिक्षा मानव अधिकारों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना शिक्षा के हम मानव अधिकारों को सफल नहीं बना सकते, उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं कर सकते, प्रेरित नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा की भूमिका अहम है।
दूसरा है जागरूकता, यानी शिक्षा ही वो चीज़ है, अर्थात ज्ञान ही वो चीज़ है जिससे हम मानव अधिकारों के प्राप्ति करने में या भविष्य के लिए या सुदृढ़ नागरिक तैयार करने या अच्छा समाज निर्मित करने के लिए या राष्ट्र को मजबूत बनाने की शक्ति उत्पन्न करने के लिए जागरूकता जरूरी है, और ये जागरूकता शिक्षा से हासिल हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जागरूकता बढ़ाकर और पूर्वाग्रहों को चुनौती देकर एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण करती है। तीसरा आता है भविष्य। हमारा भविष्य क्या होगा, तो ये भी सब शिक्षा से हासिल हो पाता है। शिक्षा के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी के मानव अधिकारों का सम्मान किया जाए। धन्यवाद।